वायु पित्तम कपश्चोक्तो शारीरो दोष संग्रह मानसा पुनरुदिष्टो रजस्य तम एव च। अर्थात शरीर के स्तर पर 3 दोष वात, पित्त और कफ तथा मन के स्तर पर 2 दोष रजस तथा तमस होते हैं। वात दोष सभी दोषों में प्रमुख तथा प्रभावशाली है। बचपन में कफ, जवानी में पित्त और बुढ़ापे में वात दोष की अधिकता होती है। इसी प्रकार सुबह कफ, दोपहर में पित्त तथा रात को वात दोष प्रबल होता है। आयुर्वेद में त्रिदोष का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। वात, पित्त और कफ जब कुपित होते हैं तब शरीर असंतुलित और रोग बढ़ने लगते हैं। इसलिए इन तीनों दोषों का सम रहना ही स्वस्थ होने की पहचान है। जिज्ञासु अक्सर पूछते हैं कि इन्हें दोष क्यों कहा जाता है। वस्तुतः जब वात, पित्त और कफ विकृत हो जाते हैं तो शरीर रोगी होने लगता है। इसी कारण इन्हें दोष कहा जाता है। वायु वात का परिचायक और संवाहक है। सूर्य पित्त तथा समुद्र जल का संवाहक है। जिस प्रकार से पृथ्वी पर जल की जितनी मात्रा है उतनी ही मात्रा जल की शरीर में है। सूर्य की ऊर्जा से जो भी प्रकृति में उत्पन्न हो रहा है वैसी ही ऊर्जा शरीर में जठराग्नि तथा मानसिक भावों के द्वारा भी उत्पन्न हो रही है। जिस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी पर वायु का आवागमन तथा जहाँ भी रिक्तता है वहाँ वायु उपलब्ध है, उसी प्रकार से शरीर में भी वायु व्याप्त है। प्राण वायु शरीर में अनेक स्थान तथा उसके कर्म के कारण अलग अलग 5 प्राणों में विभक्त किया गया है। ये 5 प्राण हैं: प्राण उदान, समान, अपान और व्यान। प्राण हृदय में, उदान कंठ में, समान नाभि में, अपान मूलाधार में तथा व्यान समस्त शरीर में व्याप्त होकर कार्यरत है। वायु दूसरे दोषों और रस, रक्त, मांस, मेद आदि धातुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली, जल्दी चलने वाली है। ये रजोगुण युक्त, सूक्ष्म, हल्की, रूखी तथा चंचल है। वायु धातु इंद्रियों की रक्षा तथा इंद्रियों को हृदय और चित्त में धारण करती है। यह जिसके साथ मिलती है उसी के जैसी हो जाती है। सूर्य से मिलती है तो गर्म, चंद्रमा से मिलती है तो शीतल करती है, पित्त के साथ मिलकर पित्त जैसे काम करती है तथा कफ के साथ मिलकर कफ जैसे काम करती है। वायु के बिना जीवन कुछ क्षण भी नहीं चल सकता है। शरीर के लिए बाहरी तथा भीतरी वायु दोनों की ही आवश्यकता है। बाहरी वायु से जीवन चलता है तथा भीतरी वायु से धातु इधर से उधर आते जाते हैं। ये शरीर में सफाई करती है, शरीर के मलों को बाहर निकालती है। केवल वायु के कारण ही शरीर की सभी धातुएं कार्य करती हैं, अन्यथा सभी धातुएं अपाहिज हैं। यह वायु जहाँ भी चाहती है वहाँ इन्हें ले जाती है। जैसे वायु बादलों को यहाँ से वहाँ ले जाती है, उसी प्रकार शरीर के भीतर की वायु भी धातुओं के यहाँ से वहाँ ले जाती है। चरक संहिता के अनुसार अत्यधिक वमन, मल, मूत्र, जमाई आदि शारीरिक वेगों को रोकना, लंबा या अधिक उपवास, चोट लगना, अधिक स्त्री संभोग, चिंता, तनाव, रात्रि में अधिक जागना इत्यादि कारणों से वात असंतुलित हो जाता है। हरित संहिता के अनुसार रूखी, चटपटी, कड़वी चीजों का अत्यधिक सेवन, अधिक कसैले पदार्थों का सेवन, अधिक बोलना, अधिक खाना, अधिक चलना, मसूर, मटर, मोठ, ज्वार, काला अन्न, लाल अन्न, गाजर, प्याज तथा शाकों के अधिक सेवन से भी वायु दोष उत्पन्न होता है। मुख्य रूप से वे आसन जो शरीर, प्राण तथा मन में वायु को संतुलित करते हैं, जैसे एक पादासन, ताड़ासन, नटराजासन आदि। प्राणायाम वायु कुंभक तथा अभ्यंतर कुंभक जितनी शक्ति तथा इच्छा हो उतनी देर तक श्वास को रोकें और कम से कम दोनों कुंभक प्राणायाम को 3-3 बार करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम कुंभक का भी अभ्यास करें। त्राटक ध्यान प्रतिदिन 5 से 8 मिनट तक करें। पित्त यह एक पतला तरल द्रव्य है तथा गर्म है। यह अग्नि तथा जल तत्व से मिलकर बनता है। वात की ही तरह यह 5 प्रकार का होता है और शरीर के अलग अलग स्थानों में रहता है। ये 5 प्रकार का है: पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। ये अग्न्याशय, यकृत, प्लीहा, हृदय, दोनों नेत्र, संपूर्ण देह तथा त्वचा में रहता है। आमाशय में पाचक, यकृत और झिल्ली में रंजक, हृदय में साधक, दोनों नेत्रों में आलोचक तथा सारे शरीर में भ्राजक रहता है। जैसे वायु दोष का बढ़ना,
और घटना होता है, उसी प्रकार से पित्त भी बढ़ता एवं घटता है। जब पित्त कम होता है तो शरीर की गर्मी कम तथा रौनक घट जाती है। जब इसकी वृद्धि होती है तो ठंडी चीजों की इच्छा होती है, शरीर पीला हो जाता है, नींद कम आती है, बल्कि हानि होती है। इसके कई कारण होते हैं, खास तौर पर भय, शोक, क्रोध, अधिक परिश्रम, जलीय पदार्थों का सेवन, अधिक मैथुन, नमकीन, तेल, मूली, सरसों, हरी सब्जियां, मछली, शराब तथा धूप आदि से पित्त कुपित होता है। पित्त संतुलन के लिए योग आसनों में जानुशीरासन, पश्चिमोत्तानासन, रीढ़ संचालन, त्रिकोण आसन, त्रियंक त्रिकोणासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके अलावा जिस आसन में रीढ़ की हड्डी बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं मुड़ती हो, ऐसे आसन लाभकारी हैं। यूं भी कहें कि जैसे कपड़ा को निचोड़ा जाता है, उसी तरह जो आसन रीढ़ की हड्डी को मोड़ते हों वे आसन लाभकारी हैं। प्राणायामों में नाड़ी शोधन प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम तथा उज्जाई प्राणायाम लाभकारी हैं। कुंभक प्राणायाम करने से बचें। कफ विकार, ये जल तथा पृथ्वी तत्व को मिलाकर कफ का निर्माण होता है। यह मधुर, शीतल, चिकना, सफेद तथा भारी होता है। कफ के भी 5 प्रकार हैं। क्लेदन कफ का स्थान आमाशय है, अवलंबन कफ का स्थान हृदय है, रसन कफ का स्थान कंठ है, स्नेहन कफ का स्थान सिर और श्लेष्मण कफ का स्थान संधियां है। कफ प्रकोप के लक्षण क्या हैं? भारीपन, नींद अधिक आना, मुंह का स्वाद मीठा होना, मुंह से पानी गिरना, बार बार कफ निकलना, बार बार शौच जाना और आंखें सफेद होना आदि लक्षण कफ प्रकोप के हैं। कफ दोष को संतुलित करने के लिए रूखे, ठीक से गर्म पदार्थों का सेवन करना चाहिए। वमन क्रिया कफ संतुलित करने की सर्वोत्तम विधियों में से एक है। आसनों में सूर्य नमस्कार, चक्की चालन, ष्ट्रासन, भुजंगासन, नौकासन, पेट व कमर के बल, धनुरासन आदि। त्रिदोष को संतुलित करने के लिए सूर्य नमस्कार एक ऐसा योगासन है जिससे तीनों दोष संतुलित होते हैं। त्रिदोष को संतुलन, वात, पित्त, कफ को संतुलन करने के लिए कौन से आसन और योग प्राणायाम उचित है, उस पर चर्चा करेंगे। त्रिदोष को संतुलित करने के लिए आसनों में कमल मुद्रासन, जिसे पद्मासन भी कहा जाता है। दूसरा है हिडन लोटस पोज अर्थात सुप्त पद्मासन। तीसरा है सिद्ध मुद्रासन, जिसे सिद्धासन भी कहते हैं। चौथा है बालासन, इसको बालकासन या शशकासन भी कहा जाता है। पांचवा है स्पाइनल ट्विस्ट मत्स्येंद्रासन। छठा है ब्रिज पोज अर्थात सेतुबंद सर्वांगासन। सातवां है पाम ट्री ताड़ासन। आठवां है ट्री पोज अर्थात वृक्षासन और नवा है शवासन। वैसे तो 84 प्रमुख योग आसन हैं और जब सही ढंग से किया जाता है तो उनमें से लगभग सभी त्रिदोष अर्थात तीनों दोषों वात, पित्त, कफ को संतुलित करते हैं, प्रकृति में होते हैं। हालांकि कुछ एक या दो दोषों पर अधिक दृढ़ता से कार्य करते हैं, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए यहाँ उन उपरोक्त 9 आसनों की बात की गई है जो तीनों दोषों को समान रूप से संतुलित करते हैं। प्राणायाम एक प्राचीन सांस लेने की तकनीक है जो भारत में योग प्रथाओं से उत्पन्न हुई है। इसमें विभिन्न शैलियों और गहराई में अपनी सांस को नियंत्रित करना शामिल है। आयुर्वेद के अनुसार प्राणायाम से कोई भी व्यक्ति अपने वात, पित्त और कफ दोषों को बैलेंस कर सकता है। आजकल की लाइफ स्टाइल के चलते आपको अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखना होता है। ऐसे में लोग अच्छे लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए अच्छा खान पान और एक्सरसाइज की मदद लेते हैं। आपको शायद पता है कि मौसम के साथ आपको अपना आहार बदलना चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि आयुर्वेद के अनुसार प्राणायाम को भी साल में 3 बार बदलना चाहिए। प्रत्येक मौसम या दोषों वात, पित्त और कफ के लिए अलग अलग प्राणायाम को चुनना चाहिए जो उस मौसम के विपरीत गुण रखता हो, जिससे संतुलन और सामंजस्य बना रहे और आपका लाइफ स्टाइल भी मेंटेन रहे। यहाँ हम आपको बताएंगे कि हर दोषों के लिए अलग अलग प्राणायाम कैसे करना है। वात के लिए प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम। वात को संतुलित बनाने के लिए महान तकनीकों में से एक नथुने की सांस है, जिसे नाड़ी शोधन के रूप में जाना जाता है। नाड़ी शोधन से आपको मानसिक शांति मिलती है और शारीरिक तनाव दूर होता है। ये साल के इस समय के दौरान
नियमित रूप से किया जाता है, या जब आप चिंतित, तनावग्रस्त या थका हुआ महसूस कर रहे हैं तब भी आप नाड़ी शोधन प्राणायाम को अपना सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करें कैसे। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आप एक आरामदायक आसन पर सीधे होकर बैठें। अगर आप गर्माहट महसूस कर रहे हो तो मेडिटेशन शॉल का उपयोग कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर लें। अब दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को धीरे से बंद करें। बाएं नथुने से धीरे धीरे अंदर सांस लें। इसके बाद बाएं नासिका को अनामिका उंगली से बंद करें। अब अंगूठे को ऊपर उठाएं और दाएं नथुने से सांस छोड़ें। दाहिनी नासिका से वापस ऊपर की ओर सांस लें। अब बाएं से छोड़ें। अब इस प्रक्रिया को एक लय में जारी रखें और लगभग 5 या 10 मिनट तक करें। जैसे जैसे समय बढ़ता जाए इसका अवधि को भी, अंतराल को भी बढ़ाते चले जाएं। पित्त के लिए प्राणायाम शीतली प्राणायाम कैसे करें। शीतली प्राणायाम अतिरिक्त पित्त को ठंडा और शांत करता है। इसे आप गर्मी के मौसम में या जब कभी भी आप क्रोधित, निराश और चिड़चिड़े महसूस कर रहे हो तो कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम करने के लिए सीधे होकर एक आरामदायक आसन में बैठें। अपने हाथों को अपनी गोद में रखें। आपकी हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। अपनी आंखें बंद रखें और अब आप मुड़ी हुई जीभ से ताजगी भरी सांस अंदर लें। होठों को बंद रखें। अपनी जीभ को अपने मुंह के ऊपरी हिस्से तालू पर हल्के से स्पर्श करें। नाक से सांस छोड़ें। मुड़ी हुई जीभ के माध्यम से सांस लेना, नाक के माध्यम से सांस छोड़ना, इसे दोहराएं। अब इसे एक लय में जारी रखें और 1 या 2 मिनट तक इसे करें जब तक कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से तरोताजा महसूस न करें। कफ के लिए भस्त्रिका प्राणायाम नाड़ियों के माध्यम से प्राण के अच्छे प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। यह फेफड़ों में अतिरिक्त जमाव को दूर और दिमाग को तेज करती है। इसे आप बसंत ऋतु के दौरान या जब आप सुस्त या प्रेरणाहीन महसूस करते हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं। ये प्राणायाम खाली पेट करना चाहिए और गर्भावस्था या हृदय समस्या के दौरान इसे न करें। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले सीधे होकर बैठें और हाथों को अपनी गोद में रखें। आंखें बंद करें। नाक से गहरी सांस लें। पसलियों को खोलें। पूरी तरह से नाक से सांस तेजी से छोड़ें। सांस लेने की तकनीक को जारी रखें। सांस लेने और छोड़ने पर समान ध्यान दें। लगभग 15-20 सेकंड के लिए जारी रखें और फिर प्राकृतिक सांस पर लौटाएं। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, योग तन और मन को दुरुस्त रखने में मदद करता है, इसलिए रोजाना योग करने की सलाह दी जाती है। आज हम आपको शरीर के 3 दोष यानी कफ, पित्त और वात को बैलेंस करने के बारे में बता रहे हैं और इसके विषय में कई आसन और प्राणायामों को भी आपको बता चुके हैं। वात को संतुलित करने के लिए मीठे फल, केला, नारियल, खजूर, ताजे अंजीर, आम, मीठे अंगूर, खरबूजा, संतरा, पपीता, अनानास, भीगी हुई किशमिश और मूंगफली का सेवन कर सकते हैं। सब्जियों में पकाई हुई सब्जियां, पकाया हुआ प्याज, मेथी, अंकुरित बीज, गाजर, खीरा, कद्दू, मूली, लहसुन आदि हैं। तो दोस्त के लिए सुबह के समय गाय के घी का 1 चम्मच लेकर के इसके बाद अदरक से युक्त गुनगुने पानी का 1 गिलास लें। इससे वात संतुलन में बना रहेगा। अश्वगंधा को त्रिदोष नाशक माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे यह विभिन्न संवैधानिक प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। जीवन शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अश्वगंधा को शारीरिक सहन शक्ति, ऊर्जा स्तर और समग्र जीवन शक्ति में सुधार लाने के लिए जाना जाता है। अंत में इस वीडियो के सार के रूप में सभी जीवन रूपों, शरीर, मन और आत्मा और उनके कॉम्बिनेशन को षष्ठ की अभिव्यक्ति के रूप में समझना है। इन 3 ऊर्जाओं या दोषों के माध्यम से षष्ठ के सभी रूपों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, जो जीवन को बनाए रखते हैं। एक व्यक्ति में उनकी अभिव्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कार्य करने के एक अद्वितीय अनुपात से उत्पन्न होती है, जो गर्भाधान के समय निर्धारित होती है। आशा है कि ये वीडियो अंक आपके लिए बहुत उपयुक्त सिद्ध होगा और इस वीडियो अंक से आपको सीखने और समझने के लिए भी काफी कुछ मिलेगा। इस अंक को पसंद आए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।